आज फिर हम लोग बात करेंगे एडजस्टमेंट पे। फाइनल अकाउंट, एडजस्टमेंट, उसके एडजस्टमेंट एंट्री और कैसे हम लोग पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आज हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कुछ एडजस्टमेंट के बारे में, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कई एडजस्टमेंट की हमने बात करी थी, हमने सब समझा दिया था। आज हम लेकर के आए हैं ये एडजस्टमेंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 5 और ये 6। जो आज का एडजस्टमेंट है ये है अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल। अक्रूड इनकम या इनकम रिसीवेबल, इसका क्या मतलब है कि इनकम अर्न, हमने इनकम कमा लिया है अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ अकाउंटिंग ईयर में। जो हमारा अकाउंटिंग ईयर जिसके लिए हम फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, जिसका हमें रिजल्ट चाहिए, उस ईयर में, अकाउंटिंग ईयर में इनकम तो हमने कमा ली लेकिन वो हमें मिला नहीं है। तो जब मिला नहीं है तो हमें फ्यूचर में मिलेगा, और जो हमें फ्यूचर में मिलेगा वो एसेट भी है, और भले मिले हाथ में या ना मिले हमारे इनकम भी है। हमने कमा लिया है इनकम अर्न, तो इनकम भी है बट एक्चुअली नॉट रिसीव्ड इन अकाउंटिंग ईयर, हेंस इट इज एन आइटम ऑफ एसेट। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एनीथिंग इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव इन फ्यूचर इज एसेट। फ्यूचर में हमें कुछ भी मिलने की आशा अगर है तो क्या है, एसेट है। तो जो इंटरेस्ट या इनकम हमने कमा लिया है अकाउंटिंग ईयर में और हमें नहीं मिला है तो मिलेगा फ्यूचर में, यानी अगले अकाउंटिंग ईयर में कभी मिल सकता है। तो जो अगले अकाउंटिंग ईयर में मिलने की आशा है वो एसेट भी है, और कमा लिए हैं भले मिले या ना मिले ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, वो हमारे लिए इनकम भी है। तो यही बात चल रही है इसमें कि अक्रूड इनकम, ये इनकम हमने उदय कर लिया है, उपार्जित कर लिया है, तो कह सकते हैं कि दैट इनकम विच इज अर्नड इन द अकाउंटिंग ईयर बट नॉट एक्चुअली रिसीव्ड इन द अकाउंटिंग ईयर इज नॉन एज अक्रूड इनकम। अब बिजनेस एंटरप्राइज का कोई भी आइटम जो इनकम है, अगर इनकम का आइटम है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, रेंट, अगर हमारे लिए, मेरे बिजनेस के लिए अगर ये इनकम के आइटम है तो विद इन अकाउंटिंग ईयर हमने इसकी कमाई कर ली है लेकिन एक्चुअल रिसिप्ट नहीं है। इसके बावजूद हम लोग मर्केंटाइल सिस्टम पे या अक्रूवल सिस्टम पे इसकी एंट्री करेंगे। लेकिन जब ये आइटम आ गया है किसमें, एडजस्टमेंट में, जैसा कि हम जानते हैं कि एडजस्टमेंट में कोई भी आइटम होता है इसका मतलब उसकी एंट्री नहीं हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं है, तभी वह एडजस्टमेंट के रूप में आ चुका है। इंफॉर्मेशन या आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि एनी इंफॉर्मेशंस गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस इज नॉन एज एडजस्टमेंट, और अकॉर्डिंग टू नेसेसिटी आइदर वी हैव टू ऐड टू एनी आइटम और टू सब्सट्रैक्ट। ये काम करना पड़ेगा, दो जगहों पर कम से कम हम लोग काम करते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे, आप वीडियो को थोड़ा अंत तक देखते रहना कि क्या इसमें दिलचस्प बात आती है। दो काम करेंगे आज हम बात करेंगे कि ऐसे एडजस्टमेंट को कैसे हम लोग एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करेंगे। अगर हमें किसी प्रश्न में, किसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री बनाने के देता है तो जर्नल एंट्री बना सकते हैं। अगर जर्नल एंट्री पास करने को नहीं दिया तो सीधे फाइनल अकाउंट में हम लोग इसको एडजस्ट कैसे करेंगे। तो आज दोनों पर चर्चा करेंगे हम कि अगर जर्नल एंट्री पास करनी है तो कैसे करेंगे, और जर्नल एंट्री नहीं करनी है, सीधे हमें फाइनल अकाउंट में कहीं एडजस्ट करना है तो कहाँ प्लस करेंगे और कहाँ माइनस करेंगे। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ये अक्रूड इनकम क्या है, इनकम कमा लिया है लेकिन हमको हाथ में नहीं मिला है अकाउंटिंग ईयर में, तो नेचुरली अगले वर्ष में मिलेगा। तो एक ही समय में एट द सेम टाइम इट इज़ एन आइटम ऑफ इनकम एंड एज वेल एज एन आइटम ऑफ एसेट। तो दो चीज़ों को ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, सपोज करो कि हमने गवर्नमेंट बॉन्ड, ये 8% गवर्नमेंट बॉन्ड फॉर रुपीज, हमने 8% वाला सरकारी बॉन्ड खरीदा है। जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, इसमें
और हमने इस चीज़ को समझाने के लिए हमने एक एग्जाम्पल का सहारा लिया है। मान लेते हैं कि 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हमने 1 लाख का परचेज किया, जिस पर इंटरेस्ट ड्यू हो रहा साल में 2 बार, 30 जून और 31 दिसंबर को। 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 1 लाख का, जिस पर साल में 2 बार इंटरेस्ट ड्यू है। तो अगर आप इंटरेस्ट निकालोगे तो 1 लाख का ये 6 महीना रेट है, तो इस पर कितना होगा? अगर सालाना रेट इसको मान लें, एनुअल रेट चलो मान लेते हैं, ये 8% पर एनम है, तो और इजी है कैलकुलेट करना। तो एनुअल इस पर इंटरेस्ट बनेगा 8000 सालाना। लेकिन ये जो इंटरेस्ट है 6 महीना पर हमें मिल रहा है, हर 6 महीना पर। वो कौन 6 महीना पर? 30 जून को मिल रहा है सपोज करो, और फिर 31 दिसंबर को हमें मिल रहा है, 6 महीना मिलेगा। तो और हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कहाँ हो रहा है? 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। तो हमारे इस करंट अकाउंटिंग ईयर में एक बार तो जून वाला हम रिसीव कर चुके होंगे, जून का रिसीव हो चुका है, ठीक है। दिसंबर वाला भी आया होगा, लेकिन दिसंबर के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या हुआ? ये मार्च वाला हम यहाँ क्लोज कर रहे हैं, जबकि कहाँ मिलेगा हमको? जून में मिलेगा। तो जून में ब्याज मिलना है, तो 3 महीना का ब्याज हमारा अक्रूड हो चुका है, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीना और आगे बढ़ते जब जून आ जाता है इसमें करंट ईयर समाप्त होने में, तब हमको इंटरेस्ट मिल जाता, लेकिन वो मिला नहीं है। इसलिए ये जो 3 महीना आगे बढ़ रहा है, ये हमें हाथ में नहीं मिलेगा इंटरेस्ट जब तक 30 जून नहीं आएगा। तो इस 3 महीना का यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, 31 मार्च तक, ये 3 महीने का इंटरेस्ट क्या होगा? हमारा अक्रूड इनकम है, अक्रूड इंटरेस्ट हो गया। और जो हमें मिला नहीं है, अभी मिलेगा 3 महीने बाद मिलेगा हमको। तो जब मिला नहीं है, इसी अकाउंटिंग ईयर में हमें 3 महीना का लेना है, इसी अकाउंटिंग ईयर में हमें 3 माह का लेना है। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। तो अगर हमें क्वेश्चन में या प्रश्न में ये कहा जाए कि इसकी एंट्री करें, जर्नल एंट्री पास करें, तो जब जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो ये एक तरह का हमारा एसेट है, इसको डेबिट हम लोग कर देंगे। अक्रूड इंटरेस्ट है ये, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डियर टू इंटरेस्ट अकाउंट। जैसे हमने एंट्री पास किया तो ये एक एसेट के रूप में ये भी खड़ा हो गया हमारे बुक में, और ये इनकम के रूप में क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट हो चुका है। और फिगर जो भी आपका आता है 3 महीना का फिगर कितना आएगा? पूरे ईयरली हमारा 8000 का बनता है, और ये 3 महीने कितना बनेगा? 2000 बनेगा। तो हम 2000 फिगर यहाँ पर डाल सकते हैं। यानी ये 3 महीने का ब्याज अक्रूड हुआ, या अक्रूड इनकम कहें इसको, जिसकी जर्नल एंट्री हम ऐसे पास कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। ये तभी काम करना है जब क्वेश्चन में हमें ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, अदरवाइज हम छोड़ सकते हैं इसको। फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, कहीं प्लस करना है, कहीं माइनस करने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं इसको मिटाते हैं। अब हमें ये देखना है कि अक्रूड इनकम को या इनकम रिसीवेबल को फाइनल अकाउंट में दिखलाना पड़े बगैर एंट्री किए, बगैर एडजस्टमेंट एंट्री पास किए, विदाउट पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, हाउ कैन आई रिकॉर्ड और वी रिकॉर्ड इन द फाइनल अकाउंट। देखते हैं कैसे हम लोग दिखलाएंगे इस चीज को। अगर हमें फाइनल अकाउंट में इसको दिखलाना है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और फिर एक बार दोबारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो कहाँ दिखलाएंगे इसको, कैसे दिखाएं? सपोज करो कि हमने ये बना लिया, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, शॉर्ट में लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, और बगल में हम यहाँ दिखलाते हैं एक बैलेंस शीट का पोजीशन। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा बैलेंस शीट है, ये लायबिलिटी और ये क्या है, एसेट है। जब ये एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है, कोई भी इनकम रिसीवेबल है,
हमारे अकाउंटिंग ईयर में, करंट अकाउंटिंग ईयर में हमने अर्न कर लिया है बट एक्चुअल रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग कहाँ दिखलाएंगे? अपने फाइनल अकाउंट के पीएल अकाउंट में और बैलेंस शीट में। तो चूंकि ये इनकम भी है और साथ में एसेट भी है, तो इस एडजस्टमेंट को पीएल अकाउंट के डी आर साइड में अगर कोई पहले से इंटरेस्ट है या वो इनकम है कंसर्न इनकम, या अक्रूड इनकम, इंटरेस्ट भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, कोई भी इनकम ऐसे हो सकता है जो हमने कमा लिया है लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, तो इसको पीएल अकाउंट के सीआर साइड में कंसर्न्ड इनकम, फिलहाल हम उसको ऐसे लिखते हैं, कंसर्न्ड इनकम जो है ये रेंट भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी हो सकता है, जो भी हो। कंसर्न इनकम का फिगर यहाँ पर होगा पहले से जो हमारे ट्रायल बैलेंस से आएगा, और इसी कंसर्न्ड आइटम में हम लोग इसको ऐड कर देंगे अक्रूड इनकम। थोड़ी जगह कम पड़ रही है इसमें हमने इसको जोड़ करके और फिर हमने बाहरी कलम में दिखला दिया। इस प्रकार ये जो एडजस्टमेंट है, इस एडजस्टमेंट को पीएल अकाउंट के सीआर साइड में अपने संबंधित आइटम में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर इस एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। तो एसेट साइड ये है, यहाँ पर हम शो कर लेंगे इसको। इनकम का नाम हमें मालूम रहेगा कि ये इनकम क्या है, इंटरेस्ट है या रेंट है और क्या है। तो इस वर्ड को हम लोग हटा देंगे, वहाँ पर डायरेक्ट नाम लिख देंगे, और इस प्रकार जो भी यहाँ पर फिगर रहेगा हम यहाँ पर एसेट साइड में इसको दिखला देंगे। तो ये हमारे एडजस्टमेंट पहला आज का था, यानी 4 नंबर एडजस्टमेंट। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब इसको मिटाते हैं हम, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अगर ये ट्रायल बैलेंस के बाहर था, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस, तब ना हमने कहा था एडजस्टमेंट इसको। क्या पता अगर यही आइटम इसी नाम से कहीं ट्रायल बैलेंस के अंदर हो सकता है, तब क्या होगा? अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो जान लीजिए कि फिर वो एडजस्टमेंट नहीं है, तो एक बार कहीं ना कहीं एंट्री करनी पड़ेगी। इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट, और जो एडजस्टमेंट होता हो कम से कम उसको 2 जगहों पर 2 बार लिखना है। जैसा कि हमने लिखा है 2 जगहों पर, एक बार पीएल अकाउंट के सीआर साइड में संबंधित आइटम में जोड़ दिया था और दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसको लिख दिया था। कब? अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा तब। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तब क्या होगा? इफ इट इज गिवन इनसाइड ट्रायल बैलेंस देन हाउ कैन वी ट्रीट, क्या करेंगे? अगर ये एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो सिर्फ एक बार लिखना है, और वो कहाँ लिखना है? सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखलाया गया है। अक्रूड इनकम, जो भी फिगर आपका होगा, जैसे हमारे पहला एग्जांपल था 2000 आया हुआ था, तो 2000 हम लोग दिखा सकते थे। यहाँ कुछ और फिगर होगा पहले से, और उसी में हम लोगों को ये ऐड करना था 2000, कुछ फिगर होगा जुड़ करके बाहर हम कर देंगे। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो एडजस्टमेंट नहीं है, और एडजस्टमेंट नहीं तो सिर्फ एक बार लिखना है। अब वो कहाँ लिखना है? चूँकि एसेट है वो, और कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट से जाएगा। तो उम्मीद ये बात समझ में आ गई होगी। एक अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट की ज़रूरत तब पड़ती है जब वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिया है, बाहर दिया है, तो हमें कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है। इसकी बात करते हैं हम लोग। ये 5वें नंबर का एडवांस इनकम। एडवांस इनकम का मतलब है दैट इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बाय द एंटरप्राइज इन अकाउंटिंग ईयर, बट दैट इनकम रिलेट्स टू नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, or any income relating to next accounting year but received in the current accounting year is known as advance income। जो कोई इनकम हमारे लिए अगले वर्ष की इनकम थी, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की थी, लेकिन हम इस चालू वर्ष में रिसीव कर लिए। ऐसा होता है कई बार कि जो इनकम हमको मिलना था अगले वर्ष में, अगले वर्ष की इनकम है, लेकिन इसी साल में हमको जल्दीबाजी थी, हमने किसी करके उपाय ले लिया इनकम को,
तो इस साल में तो आ गया, लेकिन दरअसल वो इस करंट ईयर की इनकम नहीं है, बल्कि वो अगले साल की इनकम। तो जो अगले साल वाली इनकम है और आपने करंट ईयर में ले लिया, तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? एडवांस इनकम कह सकते हैं, या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो एडवांस रूप में इनकम हमने लिया है और ये सूचना हमें दे रखी है आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, तब ये क्या है? एडजस्टमेंट है। इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट, और तब हमें कम से कम 2 बार या 2 जगहों पर लिखने की बात आएगी। तो देखना यह है कि ये इनकम है, तो नेचुरली ये अगर एडवांस है तो इनकम हमेशा पीएल अकाउंट के सीआर साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो कोई तो वो इनकम है जिसको हमने एडवांस ले रखा है, वो रेंट हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो पहले से जो ट्रायल बैलेंस में होगा, इससे संबंधित इनकम ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी है, और ये जो हम लिए हैं तो अगले साल का अभी ले चुके हैं। तो ऐसे इनकम के बारे में 2 बातें हैं। या तो क्वेश्चन में हमें कहा जाएगा इसका एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करने के लिए, तो जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अगर जर्नल एंट्री पास करने को नहीं कहा गया है, सीधे फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करने की बात होगी, तो हम लोग वहाँ एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा चलो मान लेते हैं कि हमें ये कहा गया है कि इसका एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री पास करनी है, तब हम लोग जर्नल कैसे बनाएंगे? तो जब जर्नल बैंक, तो ध्यान रखना, जब हम किसी से एडवांस लेते हैं तो फ्यूचर में हमें इसको एडजस्ट करना होता है। पहले ही हमने ले लिया है, जब वो काम नहीं करेंगे तो वापस करना पड़ सकता है। तो ये जो एडवांस लिया है इनकम, ये हमारे लिए एक प्रकार से लायबिलिटी भी है, और ले चुके हैं जो कंसर्न्ड ईयर के लिए इनकम नहीं है, ऐड हो चुका है, तो फिर उसको माइनस करना होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है। अब इसके हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो बड़े आसान से हमें जर्नल एंट्री पास कर। सपोज करो कि रेंट हमने ले लिया, एडवांस रेंट पहले ही ले लिया है। तो जब एडवांस रेंट ले लिया है तो रेंट हमारे लिए इनकम है। अगर जर्नल पास करना है तब हम लोग क्या करेंगे? तो जर्नल पास करेंगे, रिवर्स एंट्री करते हैं। रिवर्स एंट्री, रेंट में से माइनस करना है जो कंसर्न है, कंसर्न्ड आइटम या इनकम। अकाउंट ईयर, सपोज करो कि हमने रेंट एडवांस ले लिया है, तो रेंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे? रेंट रिसीव्ड अकाउंट को डेबिट करेंगे। वो हमारे लिए इनकम था, अब उस इनकम को डेबिट करने कर रहे हैं, और जो हमारे लिए वो रेंट एडवांस था उसको क्योंकि वो लायबिलिटी है, एडवांस इनकम। ये जो कंसर्न आइटम है, वो कंसर्न आइटम क्या था? वो रेंट था हमारे लिए, रेंट रिसीव्ड था। ये इनकम पहले बनता था, इसको माइनस करना था, इसलिए हमने इसको रिवर्स करके डेबिट कर दिया। तो कंसर्न इनकम को हमने डेबिट कर दिया है और एडवांस इनकम को क्रेडिट कर दिया है। अब यहाँ पर ये क्या बन गया? ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गया है, और इसको रिवर्स किया है तो ये माइनस हो गया। माइनस तो करना ही है। तो इस प्रकार हमारे ये एडजस्टमेंट की एंट्री पास होगी। अब अगर ये कहता है कि एडजस्टमेंट की एंट्री पास नहीं करनी है, सीधे हमें फाइनल अकाउंट बनाते समय इसको एडजस्ट करना है, तो चलिए देखते हैं कि फाइनल अकाउंट बनाते समय कहाँ एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा। ध्यान रखना है कि ये इनकम नहीं है इस साल की, ये अगले साल वाली इनकम है। पहले हम ले चुके हैं तो लायबिलिटी भी है, तो पहले ले चुके हैं, इसको प्रीपेड भी कहते हैं, एडवांस भी कहते हैं। तो ये इनकम में जा चुका होगा तो पीएल अकाउंट के सीआर साइड में, पीएल अकाउंट के सीआर साइड में हमारा वो इनकम कहीं ना कहीं हमें यहाँ पहले से लिख रखे होंगे, कंसर्न्ड इनकम यहाँ पहले से लिखा हुआ, और उसी इनकम में ये अमाउंट ऐड हो चुका है, पहले से एडवांस के रूप में आया था जो ऐड हो चुका है, जो कि अगले साल से संबंधित है। माइनस कर देंगे एडवांस इनकम,
इस ऊपर वाले फिगर से इसको एडजस्टमेंट वाले फिगर को माइनस कर देना है और माइनस करके हम फिर यहाँ पर बाहरी कॉलम में इसको दिखला देंगे, ठीक है। और फिर दोबारा, चूंकि ये एडजस्टमेंट है हमारा, ये एडजस्टमेंट ये तो ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा, इस ट्रायल बैलेंस में दिए गए आइटम के जो संबंधित एडवांस है इसको माइनस करना है। अब यही एडजस्टमेंट इसको 2 बार लिखना है, तो फिर चूंकि ये लायबिलिटी भी है इसलिए दोबारा फिर आएंगे बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, एडवांस इनकम, जो नाम उसका होगा। और इस प्रकार ये 2 जगहों पर चला गया। ये कब ऐसा काम करेंगे, इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट कैन बी रिकॉर्डेड ट्वाइस। एक बार लिखेंगे पीएल अकाउंट के सीयर साइड में, इट विल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड आइटम on the seer side of PL account, and again it will be recorded on the liability side in this name. काम खत्म हो जाएगा। ये एडजस्टमेंट की बात है। बट इफ इट इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट इज नॉट एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट। तब क्या होगा, अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है इसका मतलब ये एडजस्टमेंट नहीं है। और जब एडजस्टमेंट नहीं है तो एक बार ही लिखना है, चाहे जहाँ लिखो, एक बार ही लिखना है चाहे जहाँ लिखो। तो अगर ये एडजस्टमेंट, ये नाम जो है एडवांस कोई भी इनकम, कह सकते हैं कि एडवांस इंटरेस्ट, एडवांस रेंट, एडवांस कमीशन, तो जो भी है इनकम अगर एडवांस है लेकिन कहाँ दिया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, तो सिर्फ एक बार लिखना है। और जहाँ भी लिखेंगे तो एडवांस है भाई साहब, ट्रायल बैलेंस में आ चुका है, तो ये सिर्फ लियाबिलिटी, तो ये एंट्री नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर क्या कर देंगे, ये फिगर दिखला देंगे। इफ इट इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शोन ऑन द लियाबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बस, और कहीं दिखाना है क्योंकि एक बार लिखना ही है आपको। तो उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और देखते हैं एडजस्टमेंट कैसे शो करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जैसे कि हम लोग पहले बात करते रहे हैं, डेप्रिसिएशन इज द डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, वियर एंड टियर, यूजेड एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर किसी फिक्स एसेट के जो वैल्यू है अगर टूट फूट के कारण या समय बीतने के कारण या प्रयोग करने के कारण जो उसका ओरिजिनल वैल्यू अगर उसमें कमी आती है, जो डेफिशिएंसी आती है, उसी डेफिशिएंसी को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूसेज, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस, अप्रचलन के कारण, जो भी कारण हो, अगर किसी कारण से फिक्स संपत्तियों के वैल्यू में कमी आती है, उस कमी का नाम है डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो ह्रास है, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर भी हो सकता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर भी हो सकता है। इफ इट इज गिवन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, देन इट इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ तो ये एडजस्टमेंट नहीं है। तो अब हम लोग के सामने समस्या ये है कि अगर ये एडजस्टमेंट के रूप में है, मीन्स ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होगा, तो हमें प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर हम लोग को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो पास कर लेंगे इसकी एंट्री, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, रेट दिया गया होगा, फिक्स एसेट का कॉस्ट भी दिया होगा, तो जो फिक्स एसेट है उस पर किस रेट से निकालना। चलो मान लेते हैं कि ये मशीन है, मशीन का कॉस्ट हमें दे रखा है 20,000 और एडजस्टमेंट में ये कहा गया है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एसेट है हमारे ट्रायल बैलेंस में, फिगर मालूम है 20,000, नाम एसेट का क्या है, मशीन। अगर बाहर लिखा है ट्रायल बैलेंस के बाहर एक सूचना दी गई है कि प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड दिस इज एन आइटम ऑफ एडजस्टमेंट, देन वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन दिस अमाउंट। तो आप 20,000 का इस 10% के रेट से निकालेंगे डेप्रिसिएशन। जैसे कि क्लियर है,
अगर 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाएगा 2,000। ये 2,000 हमारा अमाउंट बनेगा डेप्रिसिएशन का। अब ये एडजस्टमेंट के रूप में है। हम सब जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एक प्रकार का बिजनेस का जो लॉस है या एक्सपेंस है, नुकसान है, इसे डेबिट होना चाहिए। अगर प्रश्न में ये कहता है कि इसका एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो बहुत सिंपल है, हम सब जानते हैं रूल के हिसाब से। तो इसको हम एक बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डियर टू कंसर्न्ड एसेट अकाउंट। कंसर्न का मतलब क्या है? संबंधित एसेट। ये मशीन हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, प्लांट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, एसी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस एसेट पर है उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर कंसर्न्ड एसेट। मशीन है तो मशीन लिखिए, फर्नीचर तो फर्नीचर लिखिए, एसी है तो एसी लिखिए, कार है तो कार लिखिए। जिस मशीन पर, जिस एसेट पर यह हरास चार्ज करना है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। और कितने अमाउंट लिखेंगे? जो हरास की राशि बनती है, जो डेप्रिसिएशन की राशि है, उसको लिखा जाएगा। तो हमने एक एग्जाम्पल में इतना निकाल रखा है। तो जब हम लोग पास करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री तो क्या करेंगे? ये डेप्रिसिएशन एज पर आवर एग्जाम्पल 2000 है, यहाँ पर हमने लिख दिया, एंड दिस इज एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन। अगर क्वेश्चन में ये न कहकर हमें ऐसा कहा गया है कि इसको एडजस्ट करना है, कहाँ? फाइनल अकाउंट में, तब इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो चलिए इसको मिटाते हैं। फिर सपोज करो हमें फाइनल अकाउंट में इसको करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस है, एक प्रकार का एक्सपेंस है, और ये एडजस्टमेंट में है तो 2 बार करना पड़ेगा काम। तो 2 बार कैसे काम करना होगा? डेप्रिसिएशन को एक बार पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, डेप्रिसिएशन को एक बार पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं, फिर दूसरी बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में संबंधित एसेट से माइनस करते हैं। अब कैसे एग्जांपल हमारा था, तो पीएल अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ पर क्या दिखला देंगे? हम दिखला देंगे डेप्रिसिएशन। चलिए वही फिगर ले लेते हैं जो हमने निकाला था, दिखा दिया। और चूंकि यही एडजस्टमेंट है, इसको 2 बार लिखना है, तो फिर एक बार कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में कंसर्न्ड एसेट से इसको माइनस करना है। तो कंसर्न्ड एसेट क्या था हमारे एग्जांपल में? मशीन। और वो मशीन का कॉस्ट कितना था? 20,000। इसमें से माइनस हमने कर दिया ये 2,000, और घटाकर बाहर कर देंगे 18,000। तो ऐसे शो करेंगे हम। हमारा एडजस्टमेंट कौन सा है? एडजस्टमेंट ये है। एडजस्टमेंट बार बार मैं कहता उसको कहते हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर यही है डेप्रिसिएशन। मशीन बाहर नहीं है, ये बाहर है, इसलिए ये एडजस्टमेंट है। और जो एडजस्टमेंट है उसी को कम से कम 2 बार या 2 जगहों पर लिखना है। तो उसको हमने 2 बार तो लिख दिया। एक बार पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया, देखिए 2,000, और एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख दिया यहाँ पर 2,000। ये जो 20,000 था ये ट्रायल बैलेंस के अंदर था, इसलिए वो एडजस्टमेंट नहीं था। कहीं लिखना है, एक बार लिखना है, इसलिए एक बार यहाँ बैलेंस शीट में 20,000 है और कहीं इसके बाद नहीं आया है। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और फिर दोबारा बैलेंस शीट के एसेट साइड में संबंधित एसेट से माइनस कर देते हैं। लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं दिया हो, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, तब क्या करेंगे? तो वैसे हालत में जहां भी करना है, कुछ भी करना है, एक बार तो करना होगा। जब ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा तो इसी नाम से होगा, और ये हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है। इसलिए अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिए और छोड़ दीजिए। और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना, माइनस वाइनस कुछ नहीं करना है, यानी यहाँ पर ये माइनस के रूप में नहीं दिखलाया जाएगा, यानी ये जस के तस ऐसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है
इसका सीधा मतलब है कि जो एडजस्टमेंट एंट्री है ऑलरेडी पहले पास कर चुके हैं और वो ट्रायल बैलेंस में आ चुका है और ये अमाउंट भी एडजस्ट हो चुका होगा। अब दोबारा कुछ नहीं करना है इसको। तो सीधी सीधी सी बात है, इफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस कहानी खत्म। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आई होगी और फिर हम नेक्स्ट कुछ लेकर के और मिलेंगे। एडजस्टमेंट बहुत सारे एडजस्टमेंट है, कई क्रिटिकल एडजस्टमेंट है। आप हमारे वीडियो को देखते रहिए और बहुत कुछ समझाने वाले हैं। ओके, थैंक यू।